हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हर एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं आपको पता है सभी में सीडीपी का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, सी टेट की तैयारी कर रहे हों, रीट की तैयारी कर रहे हों या फिर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हों, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपको आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट, तो यूपी टेट के जो स्टूडेंट हैं वो खासकर इस पे ध्यान दें। ठीक है, मानव विकास प्रारंभ होता है जब भी हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं दूसरे ग्रह से बन के तैयार होते हैं और फिर आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो, किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रारंभ होता है माँ के गर्भ से। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रसव पूर्व से। प्रसव पूर्व का मतलब क्या? प्रसव का मतलब जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको क्या होते हैं, शास्त्रावस्था हो गई वो। ठीक है, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट भाई माँ के पेट से शुरू हो जाता है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, फूड, न्यूट्रिशन। अब बताओ, एक माँ जो है सही से डाइट नहीं लेगी, सही से न्यूट्रिशन नहीं लेगी, तो क्या बच्चा जो है स्वस्थ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना। क्या उसका संपूर्ण विकास हो पाएगा अगर माँ सही से डाइट न्यूट्रिशन नहीं लेगी? इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा तरह तरह की स्कीम चलाई जाती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि उनका बच्चा जो है हेल्दी पैदा हो। और जब बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, हेल्दी चाइल्ड बॉर्न होगा, तो वो स्वस्थ बच्चा होगा तो उसका स्वस्थ शरीर होगा, और स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, और अपने अपनी पूरी क्षमताओं का वो विकास कर पाएगा और राष्ट्र का कल्याण कर पाएगा। है ना? तो बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने साथ साथ हमारे पूरे समाज का कल्याण कर सके। ठीक है? तो किसी भी बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? पहली बात तो इस ये क्वेश्चन कई अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है? तो ये गर्भावस्था, अब प्रसव पूर्व नहीं है ना, इसमें तो गर्भावस्था है, तो आप गर्भावस्था से लगा दीजिए। मान लीजिए गर्भावस्था भी ना हो, ठीक है, केवल शैशवावस्था ही दे रखा है, तब आप शैशवावस्था से लगाएँगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, फिर जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे ही डील कर लेंगे आप लोग। अच्छा, गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? 0 से 9 माह तक। ठीक है, 0 से 9 माह तक, और ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है बार-बार यूपी टेट और सी टेट में, राइट? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है? कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है? फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का टाइम पीरियड ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है? शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, ठीक है? बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष, किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष तक की, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी, आप सभी को पता होगा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? लर्निंग थ्योरी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट एम गेने, आर एम गेने जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी इसके लेखक हैं रॉबर्ट एम गेने। ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इवान पी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और ई.एल. थॉर्नडाइक, ठीक है, जिसे हम थॉर्नडाइक महोदय जो हैं, इन्होंने क्या किया था, शिक्षा पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था। ठीक है, इनके जो ये पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक को क्या बोलते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। कौन कौन से? आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। ठीक है, कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे। पहली बात तो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। पहला था प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, दूसरा था गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 4 नियम दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है मैंने डिटेल में करा रखी है। अगर आप में से किसी ने नहीं करी है तो आप लोग जाइए और प्लीज़ आप लोग करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था कहते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, ये सब कब प्रारंभ होता है? देखो, किशोरावस्था में ये सारे चेंजेस क्यों शुरू हो जाते हैं? बाल्यावस्था में तो बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ही शुरू से होता है, संवेगात्मक विकास होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, ठीक है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें, बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, ये सब बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था मतलब 0 से 5 या 6 वर्ष तक की बात चल रही, ठीक, 5 या 6 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था की बात चल रही है ना। और बाल्यावस्था मैंने विशेषता बताई है शैशवावस्था की, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के बच्चे की, ठीक है। तो वो मूल जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का बच्चा शैशवावस्था में होता है, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करेगा, अनुकरण करेगा, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, ठीक है। कोई भी चीज़ को उठाएगा, मुंह में डाल लेगा, ये सारी बातें आप जानते हैं, ठीक है। जैसा देखेगा वैसा व्यवहार करेगा, सीखने का आदर्श काल कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं ना, तो किशोरावस्था में आते आते कोई भी बच्चे में बहुत सारे चेंजेज होते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है। शारीरिक विकास भी हो चुका होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास हो चुका होता है, ठीक, संवेगों पर नियंत्रण करना थोड़ा थोड़ा सीख लेता है बच्चा किशोरावस्था में। बट सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेज, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, एक बच्चा किशोर हो रहा होता है। पहली बात तो उसको अपने भविष्य की चिंता सताई रही होती है किशोरावस्था में, और दूसरी बात ये कि उसको समायोजन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है किशोरावस्था में बच्चे, ठीक है। सामाजिक परंपराओं से भी कहीं ना कहीं लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा एज गैप है, उसमें भी प्रॉब्लम चल रही होती है, थोड़ा आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। तो किशोरावस्था में बच्चों के अंदर एक बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है, ठीक है, चाहे वो भविष्य हो। बाल्यावस्था में कोई टेंशन वेंशन नहीं होती है, इसीलिए बाल्यावस्था का काल जो है ना सबसे आदर्श होता है, मतलब उसमें बच्चा बहुत मस्त रहता है। बाल्यावस्था में गोल्डन एज कहा जाता है ना बाल्यावस्था को, इसीलिए, क्योंकि बाल्यावस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, किशोरावस्था से, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल चेंज हो रहा है, समाज के साथ समायोजन बढ़ रहा है। अपने प्रतिद्वंदी को जब बच्चा देखता है ना कि दूसरे वाले के पास आईफोन है, तो सोचता है मेरे पास तो यार फ़ोन भी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, ठीक है। तो ये सब भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है ना। तो किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने, ये सारी बातों को देखते हुए किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने क्या बोल दिया था? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। क्या बोला था? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था बोल दिया था। किसने बोला था? स्टैनले हॉल ने बोला था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग पता है, आप लोगों ने टीचिंग तो करी ही होगी, है ना। अगर आप लोगों ने बीएड बीटीसी का प्रशिक्षण लिया है ना, तो आपकी हर सेमेस्टर में टीचिंग लगती है, इतना तो पता ही है ना सबको, है ना। तो करके ही आए हैं, पता क्या है, ठीक है। तो जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं ना, तो माइक्रो टीचिंग के जनक कौन हैं? अगर हम बात करें, माइक्रो टीचिंग के जनक हैं D.W. एलन, ठीक है। D.W. एलन को बोला जाता है माइक्रो टीचिंग के जनक। और अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है, तो 36 मिनट लगते हैं। पता है आपको 2019 कब हुआ था पेपर, ये यूपी टेट वाला? अरे 2018 में हुआ था कि 19 में, याद नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रखा हुआ था यूपी टेट में, ठीक है। तो यूपी टेट के लिए माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड बार बार पूछा जाता है, कितना होता है? 36 मिनट, राइट। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की जब हम बात करेंगे तो कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, ठीक है, जो उस समय स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। देखो, एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान। डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट जब बोला ना, तो आप समझ जाइए कि सर्वांगीण विकास की बात चल रही है, ठीक है।
तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि सीखने का पठार की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण, ठीक है, स्थिति को प्रकट करते हैं और बच्चे की लर्निंग में ऐसे टाइम पीरियड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती है। चाहे बच्चे को कितना पढ़ाओ, कितना भी समझा लो ना, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। मतलब वो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो निष्क्रिय हो जाता है एक टाइम पे। जैसे मच्छर मक्खी नहीं निष्क्रिय हो जाते हैं ठंडियों में, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, अपने सो जाते हैं सब, है ना, वो टेम्परेचर के कारण होता है ऐसा। बट एक ऐसा टाइम पीरियड आता है बच्चे के सीखने के दौरान, लर्निंग पीरियड के दौरान एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चा एकदम एक्टिव लर्नर रह ही नहीं जाता है, कुछ वो सीख ही नहीं पाता है। इस ऐसी स्थिति को कहते हैं सीखने का पठार, ठीक है। और ये जो कथन है ना, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य अभिलक्षण है, ठीक है, जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती है। तो ये किसका कथन है, आपसे ये पूछा गया है कि ये किसने कहा था, ये ऐसा कथन किसका है, ठीक है। तो ऐसा कथन है रॉस महोदय का। किसका है? रॉस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज्ञान होता है, ठीक है, मान लिया आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत ज्ञान है आपके पास, बट आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन देखते हो ना और हड़बड़ी में आप क्वेश्चन का आंसर दे आते हो गलत। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक टीचर को कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता, मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में एक समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक है तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्लास में अवरोध तो ज़रूर उत्पन्न करेगा, मतलब इससे क्या है और बच्चों को लर्निंग में बाधा पहुंचेगी, है ना। तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर होने के नाते, आप क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि भगा देंगे उसे क्लास से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे। नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, समस्यात्मक बालक का असर अन्य बच्चों पर भी पड़ रहा है तो आप उसे नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, तत्काल उसे घर भेज देंगे। अच्छा, मतलब एक टीचर हो, एक अच्छी रिप्यूटेड पोजीशन होती है टीचर की, एक अच्छी पोजीशन, आपका क्या काम है कि घर भेज दो बच्चों को अगर कोई समस्यात्मक बालक है। ऐसा नहीं है, बच्चे को दंड नाम का तो कोई मतलब शब्द ही नहीं है है ना। तो ये तो भूल ही जाइए कि आप दंड दे सकते हैं बच्चे को। सबसे पहले आपको बच्चे के पास जाना चाहिए, ठीक है, उसका क्या प्रॉब्लम है उससे पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसका परामर्श देना चाहिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर नहीं, बीमारी पूछने के बाद में उसका दवाई देते हैं, परामर्श देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। मान लो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम तो बताएगा ना, मैम ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, तो आप बोलोगे फिर ऐसा ऐसा करो करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे के पास जाना है, पहले उससे बात करनी है, फिर उसको परामर्श देना है, ये नहीं कि भगा दिया, है ना, ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर ना, बी सही होगा ना आपका। ओके, बात समझ में आ रही है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मतलब पढ़ाई के दौरान हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कभी कभी कोई नाटक कर लिया, कोई गेम के माध्यम से लर्निंग कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी वॉलीबॉल खेल लिया क्लास स्कूल में ही, ठीक है, स्कूल में भी जो जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या ये किससे संबंधित होती हैं, ठीक है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से या फिर मानसिक विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यक्तिगत विकास से। भाई सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। अधिगम के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज किसने किसने दी थी, ठीक है। तो हमने जब हमारा थ्योरी वाला लेक्चर जाइए आप पढ़िए, तो उसमें हमने 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक बताए थे।
एक थे व्यवहारवादी, एक थे संज्ञानवादी। व्यवहारवादियों की विशेषताएं आपको बार बार मैं ये चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चे गलती करके सीखते हैं। व्यवहारवादियों का मानना था कि मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि बार बार जितना गलती करता है ना बच्चा, गिरेगा फिर उठ के खड़ा होगा, गिरेगा फिर उठ के खड़ा होगा। इट मीन्स बच्चा बार बार गलती करेगा और बार बार कुछ नया सीखेगा, ठीक है। व्यवहारवादियों का ही मानना है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और गलतियां करके सीखते हैं। पियाजे भी तो व्यवहारवादी ही थे ना, उनका भी तो यही मानना था कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं, गलतियां करने दो, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, राइट, है ना। तो व्यवहारवादियों की ये, और व्यवहारवादियों का एक और वो था कि जो है यंत्र के द्वारा अधिगम कराया, मतलब मार पीट के अधिगम करा सकते हैं, मतलब डरा के अधिगम करा सकते हैं। मतलब डराना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे को कभी डांट दिया, लेकिन डराने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने लाठी लेके खड़े हो, ठीक है। और व्यवहारवादियों का मानना था कि मानव और पशु दोनों को अधिगम कराया जा सकता है, ठीक है। कैसे अधिगम कराएंगे? अब जैसे भैंस है, ठीक है, खड़ी है, मतलब बाहर खड़ी है, नहीं खा रही है, अब डंडा लेके उसको आप ज़बरदस्ती खाना खिला दोगे, ये बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये अधिगम का मतलब किसी चीज़ को ट्रेंड करना। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था ना, तो बिल्ली को एक टाइम पे सिखा दिया था कि खाना यहीं रखा और यहीं पे खाएगा। जो डॉग होते हैं ना, आप देखते हो डॉग जो हैं, कुत्ते हैं, बहुत प्रशिक्षित होते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे हमारा खाना रखा है। घर में जब जो पेट वाला डॉग होता है ना, एक टाइम पे उसे पता चल जाता है कि मेरा खाना इस बाउल में है और इसी में मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ पे सोना है, उसे सब पता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पशुओं को भी हम शिक्षा, मतलब प्रशिक्षण दे सकते हैं। व्यवहारवादियों का ऐसा मानना था। बट संज्ञानवादियों का मानना था कि केवल मानव ही पशु अधिगम कर सकता है, ठीक है, यंत्र के द्वारा अधिगम नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें संज्ञानवादियों की मानना था, ठीक है। तो इन्हीं में से अधिगम के सिद्धांत दोनों लोगों ने दिए थे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, ठीक है। बस दोनों में इतना भिन्न था कि एक लोगों का मानना था कि गलती करके सीखते हैं, और एक लोगों का मानना था कि हम समस्या आती है तो हम तुरंत ही समाधान कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें B.F. स्किनर की, ठीक है, तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है, B.F. स्किनर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने तो अधिगम के कितने सारे सिद्धांत दिए थे। थॉर्नडाइक को मतलब आपकी तो जुबान पे होना चाहिए थॉर्नडाइक। कोहलर ने, वोल्फगंग कोहलर ने भी जो है अधिगम के सिद्धांत दिए थे। तो इन तीनों ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने भी दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने भी दिया था, वोल्फगंग कोहलर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया था। B.S. ब्लूम में जो है अधिगम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। और नहीं पूछा गया है आपसे, ठीक है, नहीं, तो यही सही, यही नहीं होगा बी वाला, बाकी तीनों है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, आपको टेलीग्राम में इसकी PDF डेली मैं भेज देती हूँ विद आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, ठीक है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। बालक का विद्यालय ना जाना, मतलब ना विद्यालय ही नहीं जा रहा है बालक, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ठीक है। छोड़ देने का तो मतलब एक हिसाब से ड्रॉप आउट कर दिया, विद्यालय ही छोड़ के चला गया बच्चा, ठीक है। या फिर विद्यालय में प्रवेश लेना, ये अवरोधन का कारण नहीं है। आप विद्यालय ही नहीं जा रहे हो तो ये तो कोई अवरोध नहीं, आप एंट्री नहीं कर रहे हो वहाँ पे, तो ये कोई अवरोध का कारण नहीं है। और शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य ये होता है जब कोई बच्चा जो है, अवरोध का मतलब ये है शिक्षा में, क्लास में अवरोध या शिक्षा में अवरोध या स्कूल में अवरोध, ठीक है। जब कोई बालक बच्चा जो है, ठीक है, उसने एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन बार बार एक ही क्लास में वो फेल हो रहा है, या फिर 1 वर्ष से अधिक समय एक ही क्लास में रह रहा है, मतलब फेलियर। जब एक बच्चा एक बार एक ही क्लास में ज़्यादा टाइम लगा देता है, उसे पास आउट नहीं कर पाता है, इसे ही अवरोधन कहते हैं, इसे ही शिक्षा में अवरोधन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट के फेवरेट हैं, आप लोगों से पूछे ज़रूर जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
कौन से कौशल में पहले वाले ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? समापन का। देखो, समापन का मतलब होता है आखिरी, मतलब जब सब खत्म हो गया तब आप क्या परीक्षण करोगे, ठीक है। प्रदर्शन में तो आप अपना कौशल दिखा ही रहे हो। उद्दीपन परिवर्तन में, इसमें भी नहीं करते हैं। पूर्व ज्ञान का परीक्षण हम लोग तब करते हैं जब कोई बच्चा जो है, मतलब प्रस्तावना कौशल, प्रेजेंटेशन, मतलब इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जब कोई बच्चा जो है, ठीक है, उसे एडमिशन लेना है या फिर पहली बार आया अब, या फिर आप कुछ नई चीज़ पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, नदियों के बारे में पढ़ाने जा रहे हो। एक बार बच्चे से पूछ लिया, कोई नदियों के नाम पता है आपको? नहीं पता, वो बताएगा गंगा, यमुना, ऐसे करके एक दो तो सुनी होगी, वो बता देगा सुना है तो, ठीक है। मतलब जब कोई चीज़ आप उसे लर्निंग कराने जा रहे हो, जब कोई चीज़ उसे सिखाने जा रहे हो ना, तो एक बार उससे पूछ लिया आपने कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है ना। तो वो हर बच्चा कुछ ना कुछ तो बताएगा, कोई बताएगा ये होता है, कोई बताएगा दिस, कोई बताएगा डैट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? प्रस्तावना कौशल में, राइट। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, गार्डनर महोदय ने दिया था, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जिन्होंने मेरी थ्योरेटिकल क्लास नहीं पढ़ी है इंटेलिजेंस की, हाफ आवर की क्लास होगी या फिर मोर देन हाफ आवर, अराउंड 40 मिनट की क्लास होगी, आप लोग जाइए देखिए। बिलीव मी, आपके 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना एग्जाम में इंटेलिजेंस से, 4-5 क्वेश्चन तो आपके डन हैं, यूपी टेट में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन उस 40 मिनट की क्लास में आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। यार, डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन 2-3 दिन से रिपीट हो रहा है, ठीक है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी विकार, ठीक है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? जब आप लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लिखने संबंधी प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है, लिखने संबंधी विकार, ठीक है। राइटिंग डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसे डिस्ग्राफिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वर्तनी शुद्धि मतलब ना होना, ठीक से बोल नहीं पाना, जैसे कि सा को वॉज पढ़ना, ठीक है, 100 को 100 पढ़ना, लखनऊ को कोई कोई लखनऊ ऐसे करके बोल देता है ना। तो ये क्या होता है, ये बोलने संबंधी जो जितनी भी अशुद्धि होती है ना, कि गलत बोलना, एक हिसाब से गलत ही बोलना, सा को वॉज बोल रहे हो, तो ये पठन संबंधी क्या है? विकार है, पढ़ने संबंधी एक विकार है, और इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, राइट। इस बीमारी से जो बच्चे, इस विकार से या फिर इस डिसेबिलिटी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, राइट। पठन संबंधी विकार से जो ग्रसित होते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखो, समावेशी कक्षा की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। हम सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं। कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, कोई बच्चा किसी का IQ लेवल कम है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई जड़ बुद्धि है, कोई औसतन बुद्धि है, कोई सामान्य है ना। तो हम सारे बच्चों को जब एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं ना, उसी का मतलब होता है समावेशी। समावेशी का मतलब होता है सबको एक साथ लाना। समावेशी शब्द का मतलब होता है कोई भी बच्चा छूटे नहीं, मतलब सबको एक साथ लाना। पहले क्या था कि शिक्षा का जो एकाधिकार था, मतलब बहुत पहले के टाइम में, प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ राजे महाराजे या फिर कहें कुछ पूंजीपति लोग, ठीक है, अब कुछ अपर क्लास लोगों को ही पढ़ाई का अधिकार था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब से डेवलपमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। उसके बाद ये हुआ कि मतलब धीरे धीरे करके समावेशी क्लास की जब हम बात करते हैं ना, तो हर बच्चे को एक साथ, चाहे वो विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, सबको एक साथ
देखो, सबको एक साथ ही रहना है, एक ही साथ में काम करना है, जॉब भी एक ही ऑफिस में करनी है, ठीक है, चाहे वो जैसा बच्चा हो, तो सबको एक साथ पढ़ाए ना, इसीलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा कभी टीचर को करते आपने देखा होगा क्या? नहीं ना। मतलब टीचर की तो ऐसी भूमिका नहीं है ना कि जो बच्चा निःशक्त है उसे छोड़ देंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या भूमिका नहीं है, ठीक है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चा डिसेबल है, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मान लो सुनने में प्रॉब्लम है, कुछ देखने में प्रॉब्लम है, उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए टीचर को। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी को कम दिखता है तो उसको आप आगे बैठाने की कोशिश करोगे, है ना। या फिर कोई बच्चा छोटा है तो उसको आप आगे बैठाने की कोशिश करोगे, अकॉर्डिंग टू हाइट, उसे दिख नहीं रहा है पीछे से तो आगे बैठा दोगे, है ना। तो ये हो गई, ये भी सही है। लेकिन शिक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कोई टीचर की भूमिका नहीं है। ये कोई टीचर का रोल नहीं है कि आप निःशक्त बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है टीचर, राइट। तो ए नहीं है, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है, ए को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर हतोत्साहित करना चाहिए। आप सभी को पता है कि इनमें से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो एक टीचर की गरिमा को नीचा करे, है ना। तो कक्षा में, क्लास में अगर कोई बच्चा टीचर से प्रश्न पूछता है ना, तो आपको आंसर देना चाहिए। कोई बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो बार बार उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो, इसलिए आपको प्रेरित करना चाहिए हमेशा, है ना। तो प्रश्न पूछने के लिए हमेशा टीचर को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, बुद्धि नहीं, वृद्धि की बात चल रही है। और वृद्धि, देखो, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास। जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं, अभिवृद्धि का मतलब हुआ वृद्धि, ठीक है। और वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है, ठीक है, जब हमारी हाइट बढ़ रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, वजन में वृद्धि हो रही होती है, इसको हम कहते हैं अभिवृद्धि या फिर वृद्धि, ठीक है। और विकास का मतलब होता है जब हमारी तर्क करने की क्षमता बढ़ रही है, हमारी मनन करने की क्षमता बढ़ रही है, हमारा मानसिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इसको कहते हैं विकास। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए? अभिवृद्धि या वृद्धि एक ही होता है, मतलब जब वेट, लंबाई, भार ये सब बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे वृद्धि, ठीक है। और जब मानसिक हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ती हैं, उन्हें कहते हैं विकास। और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? मतलब डेवलपमेंट में दोनों का समावेश होता है, ठीक है। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? वृद्धि को मैंने क्या बताया भाई? वेट बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, भार बढ़ रहा है आपका, तो ये क्या शरीर में वृद्धि हो रही है ना। तो वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होगी? शारीरिक विकास से संबंधित होगी ना। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम क्या है? व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में जो चेंज होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। ऐसा किसने बोला था? तो भाई ऐसा गिलफोर्ड महोदय ने बोला था, है ना। जब हमारे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे। मान लीजिए आपके व्यवहार में है किताबों को पढ़ना, आपका ऐसा नेचर है, ठीक है, आप बार बार पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, ये आपके बिहेवियर में है कि 2-3 घंटे रोज पढ़ते हो, ठीक है, ये आपका हैबिट हो गया, व्यवहार हो गया, ठीक है। लेकिन इसी के कारण जब आप में व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए किसी आपकी आदत में है पढ़ना, आपके व्यवहार में है पढ़ना, एक दिन आपने क्या किया, स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, ठीक है। और उस ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद आपके अंदर एक चेंज आता है, ठीक है, एक चेंज आता है आपके व्यवहार में, तो इसे क्या कहेंगे? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, राइट। उसको मतलब व्यवहार में क्या है? आपको किताबों को पढ़ना, और उन किताबों को पढ़ने के बाद आपका जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ठीक है, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे?
व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या हो गया? अधिगम हो गया। ऐसा किसने बोला था? गिलफोर्ड ने बोला था। तो ये कथन किसका है? ठीक है, मैंने समझा दिया व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, ये समझ गए आप। लेकिन व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है, ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गिलफोर्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। देख लीजिए क्या है। एक इससे मैच हो रहा है, ज़रा मैच करने की कोशिश करिए। ब्रूनर ने प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान दिया था। ठीक है, ब्रूनर ने क्या दिया था? प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान दिए थे। ओके, आसुबेल ने क्या किया था? आसुबेल ने किया था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान किया था। ठीक है, ग्रेजर ने क्या किया था? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था। और गार्डन ने क्या दिया था? साइनेस्टिक शिक्षण प्रतिमान दिया था। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। डी से ही सारे मैच हो रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? भाई किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आप समस्या को जानेंगे तभी तो उसका समाधान करेंगे ना, कि ऐसे ही कर लेंगे? बताइए। पहले आपको प्रॉब्लम तो पता हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो आपको बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि मेरे पास ये बीमारी है, मेरा सर दर्द हो रहा है या फिर पैर दर्द हो रहा है। आप अपनी समस्या बताएंगे तभी तो वो आपको दवाई देगा ना, है ना? तो समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले आप समस्या की तो पहचान करेंगे कि आप ऐसा तो नहीं कि दर्द हो रहा है पैर पैर में और दवाई सर दर्द की ले आएंगे, है ना? ऐसे तो नहीं करना है ना। तो सबसे पहले आपको रीजन, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसका पता होना चाहिए ना। तो समस्या समाधान करने के लिए प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। और कभी कभी इसके ऑप्शन में आ जाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है समस्या का समाधान, समस्या की पहचान करना। वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए समस्या की पहचान की जगह दे दिया गया आपको प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण का भी मतलब यही होता है, समस्या की पहचान। राइट, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा जिसको समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी बता देना, तो मतलब मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बच्चों का अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा? ठीक है, जब बच्चे संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा, या फिर शिक्षा व्यवस्था एकाधिकारी होगी। मतलब शिक्षण व्यवस्था पर एकाधिकार हो जाएगा कि बस पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे बच्चों का विकास होगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बी वाला तो बिल्कुल हो गया सही। शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता क्योंकि समावेशी शिक्षा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बच्चों को सक्रिय बनाना है, निष्क्रिय थोड़ी ना बनाना है। तो ये भी हो जाएगा गलत। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही मतलब केवल पढ़ने लिखने पे बल देंगे और किसी पे बल नहीं देंगे। भाई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, सामाजिक विकास भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर भी तो ध्यान देंगे। खेलना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है ना? तो सब पे ध्यान देंगे ना, कि केवल गणितीय कुशलताओं पर ही ध्यान देंगे? विज्ञान पे भी ध्यान देंगे भाई, सब पे ध्यान देना है ना। तो बी सी डी तो हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है, बी सी डी तो गलत हो गए। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बच्चे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ठीक है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कौन सा अलग है यार? ठीक है, तो कौन सा अलग है बताइए आप लोग कमेंट कर करके।
विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल के लिए कौन सा सोपान उपनिष्ठ है? ठीक है, तो अन्वेषण या फिर प्रस्तुतिकरण या तैयारी या सामान्यीकरण। प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या उभयनिष्ठ है? प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के प्रतिमान के लिए प्रेजेंटेशन उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? भाई पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। ये मैंने थ्योरी जब डिटेल में करा रखी है, आप लोग नहीं देखते हैं। आप लोग आंसर किस लिए नहीं देते हैं? क्योंकि आप लोग थ्योरी देखेंगे नहीं, तो फिर आपको आंसर कैसे पता होगा? जाइए आप डिटेल में पूरी थ्योरी अच्छे से करिए, क्योंकि वहाँ से 10-12 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए सारी थ्योरी की जो 32 क्लासेस पढ़ी हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं? पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने ही दिया था ना। सूझ का सिद्धांत देखो कोहलर ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत इवान पी पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, कमेंट कर दो और एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे ही कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? ब्रूनर के कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग, सिद्धांत का अंग नहीं है? आप लोग बताइए जरा कमेंट करके। देखो, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है। ठीक है, प्रतिबिंब के द्वारा, संकेत के द्वारा, क्रिया के द्वारा ही हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, मतलब ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंत प्रज्ञावस्था ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है। ठीक है, ब्रूनर के सिद्धांत के अंतर्गत तो यही गलत हो जाएगा डी वाला, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। आपको मज़ा आ रहा है पढ़ के? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया था। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? आप लोग बताइए कमेंट करके। इनको अरेंज करना है। ठीक है, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। आप लोग ज़रा बताइए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा खोज हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, फिर अभिव्यक्तिकरण हो जाएगा। नहीं, खोज, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण, फिर संगठन, उसके बाद अभिव्यक्तिकरण। खोज, प्रस्तुतिकरण, खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और संगठन। ओके, और उसके बाद अभिव्यक्तिकरण। तो कौन सा वाला सही हुआ भाई? कौन सा सही हो रहा है? मैच करो आप लोग ज़रा। ए इज़ द राइट आंसर। ए ही सही हुआ है ना, तो ए सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मैंने क्या क्या बोल दिया? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो अनुमूल्यन नहीं होगा, अनुमूल्यन नहीं आ रहा है, वही नहीं होगा, बाकी सब है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सा क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है, हेडिंग डाल के लिखिए, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यही 5 हैं, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए जिसको जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है?
कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? जब मैंने अधिगम के वक्र वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने डिटेल में यार ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई थी। अगर कोई बंदा है जो जिन्होंने पढ़ के आए हैं, अगर वो बता दे कि मैंने नहीं पढ़ाया है, जिन्होंने देखा ही नहीं लेक्चर, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग थ्योरी का लेक्चर देख के आए हैं वो सभी लोग याद करें, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ाई थी। अधिगम का सामान्य जो है वक्रदर होता है। अधिगम का कौन सा सामान्य वक्र होता है? जिसमें जो है लर्निंग की गति एक समान मात्रा में बढ़ रही होती है। मतलब आपने 1 घंटा पढ़ा तो 1 पाठ याद हुआ, 2 घंटा दो, मतलब सामान जितना टाइम लगाओगे उतना आपका बढ़ रहा है। ठीक है। एक होता है धनात्मक बढ़ता हुआ वक्रधर। ठीक है, धनात्मक बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है, आप टाइम तो कम लगा रहे हो लेकिन आपका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, आपका लर्निंग ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरा क्या हो गया, धनात्मक बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। तीसरा कौन सा हो गया, ऋणात्मक घटता हुआ या नतोदर वक्र। इसमें क्या हुआ, आप टाइम तो ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन आपको लर्निंग जो है, आपका आउटपुट कम मिल रहा है, तो ये ऋणात्मक या घटता हुआ वक्र हो जाएगा। ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया, सर्पिलाकार मिश्रित या एस टाइप वक्र। इसमें क्या होता है, कभी कभी तो आपको कम टाइम लगता है लर्निंग में और ज़्यादा याद हो जाता है, और कभी कभी ज़्यादा जो है टाइम लगता है और कम याद होता है। तो इसी को कहते हैं मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र। तो हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, एक हो गया सामान्य, ठीक है, एक हो गया बढ़ता हुआ या धनात्मक या उन्नतोदर, ठीक है, एक हो गया घटता हुआ या नतोदर या ऋणात्मक, एक हो गया मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप। तो 4 हो गए ना। ठीक है, तो कौन सा नहीं हुआ, लंबवत कोई नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी नहीं होगा, बाकी सब हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही नहीं है। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया है ना, तो आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, लंबवत नहीं है तो लंबवत को टिक मार दो। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ डिटेल डिस्कशन भी कर रहे हैं। भाई आप लोग थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा करके शेयर भी कर देना। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी भाई, ज़रा बताइए। बताइए भाई, आप लोग बताइए। बताइए, आप लोग कमेंट करें, मैच करिए आप लोग, मैच करिए। इसका सी वाला सही हो रहा है। ठीक है, मैचिंग में इसका सी सही है। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी पहले पशु मनोवैज्ञानिक कौन है भाई, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था ना। तो प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन कहे जाते हैं, थॉर्नडाइक ही कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा नहीं, जानवर और मनुष्य दोनों अधिगम कर सकते हैं, पशु और मानव दोनों अधिगम कर सकते हैं। और ये कौन थे, व्यवहारवादी थे यार। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस अब इंग्लिश में लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए भाई। जानवर वाली थ्योरी आप लिख दो हिंदी में, जिनको इंग्लिश से कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी पशु मनोवैज्ञानिक थे ये, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, पुनर्बलन की सूची किसने दिया था, पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। ठीक है, सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, सारगर्भित है सब। ठीक है, तो पता नहीं इंग्लिश में क्या है। ठीक है, हम हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, प्रोगेनोज। ओके, तो सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, इंग्लिश में मैं इसलिए लगा देती हूँ कि बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनका भी एक बेस बनता चले, मतलब उनको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती रहे। ऐसा ना हो कि मैम जो है एकेश्वरवादी हो गई, केवल हिंदी में ही पढ़ाएंगी, है ना, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, सारगर्भिता का नियम की बात करें तो किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और गेस्टाल्टवादियों का दूसरा नाम क्या है, संज्ञानवादी। ठीक है, अनुकूलन का सिद्धांत है, अनुकूलन, संगठन, समायोजन, ये सब किसने बात करी थी, पियाजे ने करी थी ना। ठीक है, तो सारे मैच हो गए ना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। विकास कभी ना समाप्त होने वाला, विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, सतत या सततक, पानी चल रहा है क्या, विकास कभी ना समाप्त, हाँ, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।
ठीक है, तो ये क्या है, विकास कभी ना सॉरी थोड़ा सा पानी चल रहा था मेरे घर में, नीचे से आ रहा था तो मुझे डिस्टर्ब हो गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सततता या निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जो डेवलपमेंट होता है ना वो जन्म से मृत्यु तक होता ही रहता है, जब माँ के पेट में बच्चा आ जाता है, मतलब गर्भावस्था से, ठीक है, और मरते दम तक। ठीक है, आपका डेवलपमेंट होता ही रहेगा। अब आप बोलोगे क्या बूढ़े होने के बाद क्या डेवलपमेंट होता है, भाई होता है डेवलपमेंट, जब बुढ़ा हो जाता है इंसान तब भी डेवलपमेंट होता है। उसके पास एक्सपीरियंस जितना है ना एक बूढ़े आदमी के पास, उतना एक जवान आदमी के पास नहीं है। वो एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या है, आपको नया रास्ता दिखा सकता है, आपको चलने में मदद कर सकता है, सही डायरेक्शन दे सकता है, अपने अनुभवों से सही गाइड कर सकता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जब इंसान बुढ़ा हो जाता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। भाई मान लो कोई बुढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था, बैंक जाके पासबुक से पैसे निकाल रहा था। ठीक है, पहले ऐसा ही सिस्टम था, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हो गया उसको बैंक की जगह फ़ोन से पे करना पड़ता है। तो वो अपनी लास्ट स्टेज में आके भी अपने नाती पोतों से सीख रहा है कि हम जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें। अब नई चीज़ें सीख रहा है, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट है ना। कुछ नया सीखने का ही मतलब होता है डेवलपमेंट, है ना। तो एक बूढ़ा व्यक्ति भी मोबाइल चलाना सीख रहा है, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ही तो है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है हमेशा चलता ही रहता है, इसे ही क्या कहते हैं, सततता या निरंतरता का सिद्धांत। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, कौन सा सही होगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में जोड़ा गया। ठीक है, ये बात चल रही, पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन जो है 86वां संविधान संशोधन जब आया, ठीक है, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर बच्चे का है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अभिप्रेरणा का मतलब यार मोटिवेशन। आप यहाँ पे टिक रहे हो, आप यहाँ पे पूरा लेक्चर देख रहे हो, इट मीन्स क्या, आप अभिप्रेरित हो, मोटिवेटेड हो। ठीक है, आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, मोटिवेटेड हैं, तभी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तभी पढ़ रहे हैं ना। आपको एग्जाम पास करना, इट मीन्स क्या, आप अभिप्रेरित हो। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था, 14 प्रकार के जो होते हैं हमारे जो संवेग होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की किस अवस्था को सॉरी विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। ठीक है, विकास की किस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोला था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ठीक है, किस अवस्था को बोला था, तो बाल्यावस्था को बोला था, राइट। ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। और यहीं पे आपके 300 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देख लिए और निकल लिए, मजाक कर रही हूँ, बट ये आपका जो है, ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है। आपको सही लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगा, लेकिन दूसरों को भी तो पता चलना चाहिए कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तभी तो अच्छा लगा। तब आप कमेंट करोगे तभी तो सबको पता चल पाएगा ना कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं। तभी मैं बोल रही हूँ, तो आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जो लोग रीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको एक ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जाएगा और सारी CDP आपको फिर से
थ्योरेटिकल पूरा रिवीजन चलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ओके, अभी के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।